इसमें नहीं आ रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या खुला हुआ है देखो, टीचर ट्रेनिंग, यहाँ तो आ रहा क्या, इसमें क्यों नहीं आ रहा? चलो ठीक है, तो बच्चों एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, तो बच्चों आपको मैं बता दूं, अभी तक हमने केमिस्ट्री में 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, और हमारा जो चौथा चैप्टर है, उस चौथे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अब आप मान के ये चलो कि केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग में कंफ्यूजन होती है। अभी आप ग्रुप डी 2022 का पेपर उठाते देखो, तो इसमें आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा लंबा होगा, मतलब आज का जो लेक्चर होगा वो तकरीबन 1.5 घंटे से तो ऊपर जाना ही जाना है ना, यानी 90 मिनट से ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहला लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, यही हमें समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। और आज का जो लेक्चर होगा मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ आयनिक बॉन्ड समझाने वाला हूं, कोवैलेंट बॉन्ड समझाने वाला हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाने वाला हूं। ये जो 3 बॉन्ड होते हैं जो इस चैप्टर की जान है, सारे के सारे बॉन्ड मैं आपको आज ही समझा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ईमानदारी के साथ आप ये वाले लेक्चर की नोट्स बना लेना। बच्चों बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कभी अमोनिया की स्ट्रक्चर पूछ लेता है, कभी नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर पूछ लेता है। विश्वास मानिए और मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद अगर केमिकल बॉन्डिंग की किसी भी स्ट्रक्चर में आपको धोखा मिल जाए तो फिर आप कहिए। ठीक है, क्या बात है? तो फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन बताओ, सब कुछ ओके है, स्टार्ट किया जाए लेक्चर को। बताइए जल्दी से, सब कुछ ओके है, स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड पिंटू, हेमंत, सोहन, शुभम, क्या बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आज का लेक्चर, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में बहुत सारी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। तो चलो फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और पहला जो लेक्चर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, जो कि अभी शुरू होने जा रहा है। बच्चों जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड को समझते हैं, यानी पहले लेक्चर को समझते हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहली हेडिंग ये आपको आती है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। केमिकल बॉन्ड क्या है? मैं केमिकल बॉन्ड को एक बहुत प्यार से आपको समझाता हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास कोई ये लड़का है, बच्चों ये लड़का जो है बहुत ज्यादा आवारागर्दी करता है। आवारागर्दी का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक घूमना, इधर उधर जाना, इधर लड़कियां छेड़ना, सुबह से शाम तक ये आवारागर्दी करता है। यानी ये अपने जीवन में कैसा है, तो कहना ये अपने जीवन में एक अस्थायी है। ये अपने जीवन में कैसा है, तो कहना ये अपने जीवन में अस्थायी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये अपने जीवन में अस्थायी है, डेट मीन्स अनस्टेबल है। क्यों भाई, क्यों ये अनस्टेबल है? सर ये इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि ये सुबह से शाम तक इधर उधर घूमना, किसी तरह का कोई जीवन ही नहीं है, स्टेबल जीवन नहीं है। कभी आज इसके घर, कभी कल दूसरे के घर। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसने क्या किया, इसने अपने जीवन को स्थायी करने के लिए एक लड़की के साथ शादी कर दी। बच्चों जब ये लड़की के साथ शादी कर लेता है तो होता क्या है कि लड़की के साथ शादी करने के बाद इसका जो जीवन होता है ना, सर इन दोनों का जो जीवन है, हालांकि आप केवल लड़के की बात ना कीजिए, आप लड़की की बात भी कीजिए, ये भी शादी से पहले अस्थायी थी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों हमारे अस्थायी थे, दोनों हमारे अनस्टेबल थे, दोनों ने आपस में शादी कर ली, और दोनों ने आपस में शादी कर ली, तो बताइए ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, तो कहना दोनों के दोनों हमारे स्टेबल हो गए, स्थायी हो गए। अर्थात दोनों ने एक तरह का क्या बना लिया, सर दोनों ने एक तरह का बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो।
है ना मेरे भाई। बॉन्ड बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो भी हमारे अस्थायी तत्व थे, जो हमारे अस्थायी तत्व थे, वो बॉन्ड बनाने के बाद बताइए कैसे हो जाते हैं, तो बेटा बॉन्ड बनाने के बाद सर वो स्थायी हो जाते, स्टेबल हो जाते। समझ रहे हैं ना। अच्छा और आइए बच्चों, जब ये बॉन्ड बनाने से पहले की बात की जा रही थी, तो पहले जब बॉन्ड बनाने की बात की जा रही थी, तो बॉन्ड बनाने से पहले इनके पास मैक्सिमम एनर्जी थी, मतलब ये अधिकतम ऊर्जा में रह रहे थे। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो स्टेबल वाली कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना ये मिनिमम एनर्जी में आ जाते। कैसी एनर्जी में आ जाते? मिनिमम ऊर्जा में आ जाते। तो बहुत सीधा सा एक सिद्धांत है, संसार में कोई भी तत्व हो, चाहे वो हम हो या आप हो, कोई भी हो, वो हमेशा अपना मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, यानी स्थायी अवस्था में रहना चाहता है। आप पहले इस थ्योरी को समझो। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को पता है क्या नाम से जाना जाता है? आवारा तत्व। ये क्वेश्चन आता भी है कि बताइए पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व है जो आवारा तत्व को बोला जाता है? आवारा। ठीक है, तो आवारा तत्व हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिससे चाहे उससे बॉन्ड बना लेता है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो बच्चों ये आवारा है, लेकिन जब बॉन्ड बना लेगा ना, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, और ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कोई भी तत्व पहले वो अनस्टेबल होता है, पहले वो मैक्सिमम एनर्जी में होता है, जब वो बॉन्ड बना लेता है तो बॉन्ड बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाता है और मिनिमम एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, बताइए पहले ये बात समझ में आई। अब कहोगे सर इसको थोड़ा वैसे समझाइए, टेक्निकल भाषा में समझाइए। मैं टेक्निकल भाषा में समझाता हूं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम का। आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखा जाए तो 2,8,8 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बच्चों अगर इसको हम एलिमेंट को, अगर इस एलिमेंट को हम उसमें दिखाएं, किसमें सर? इसको हम दिखाएं अपने कक्षाओं में, तो इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं 3 कक्षाएं बनेगी। इसमें कितनी कक्षाएं बनेगी सर? इसमें 3 कक्षाएं बनेगी कुछ इस तरह से। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, यहां पर मैंने सोडियम का नाभिक दिखाया, परमाणु दिखाया, ये सोडियम है। बच्चों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और बच्चों तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हमने देखिए 2,8,8 को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये मैंने सोडियम का परमाणु दिखाया है। बच्चों अगर ये सोडियम का एटम है, एटम इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने नाभिक भी दिखाया है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए, इसलिए मैं एटम बोल रहा हूं। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी एटम हमेशा अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट यानी स्थायी अवस्था में रहना चाहता है। स्थायी अवस्था कैसे मिलती है? तो कहना स्थायी अवस्था तब मिलती है जब उसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि स्थायी अवस्था का मतलब क्या होता है, स्थायी अवस्था का मतलब क्या है, स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो कहना किसी तत्व की स्टेबल कंडीशन आपको उस समय मिलती है जब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो जब भी कभी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ध्यान रखना वो हमारी स्थायी अवस्था होगी। बट इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बच्चों आप देखो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो करेगा क्या, ये 8 इलेक्ट्रॉन किसी बाहर को डोनेट कर देगा, दे देगा। तो अगर किसी वजह से ये 8 इलेक्ट्रॉन यानी ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बाहर भेज दे, ठीक है, बाहर भेज दे, किसी को डोनेट कर दे, दान दे दे, तो बताइए अगर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन को किसी को दान दे दे, तो आप देखिए अगर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो इसके सेल में कितने, भाई देखो पहले था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8, लेकिन अगर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा तो होगा क्या कि जब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? तो कहना इसके लास्ट सेल में अब जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो केवल 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। देखिए तो बच्चों अब ये हमारा सोडियम हो गया।
सोडियम में बताइए यहां पर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसने लास्ट वाली कक्षा से 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बताइए ये कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो कह रहा 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया मेरे दोस्त, तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8, ये देखिए 8। तो ये जो बना ये एक तरह का धनायन बन जाएगा, सोडियम का धनायन। देखो इलेक्ट्रॉन जब दे देता है ना, इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो एक धनायन बनेगा। अब ये हमारा क्या है? सर ये एक तरह का धनायन बन गया है, ये एक तरह का धनायन बन गया। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताओगे? तो 2,8। तो बच्चों पहली वाली कंडीशन में क्या था? सर पहली वाली कंडीशन में यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 था, जिसकी वजह से ये तुम्हारा कैसा था? तो कहना ये तुम्हारा था अस्थाई, ये था अस्थाई, क्योंकि लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन से इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2,8। तो बताइए ये कैसा तत्व हो गया? एलिमेंट, ये हमारा हो गया स्थाई। हमेशा ध्यान रखिएगा अस्थाई एलिमेंट मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में रहता है, अस्थाई एलिमेंट मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में रहता है, और स्थाई वाला स्टेबल वाला एलिमेंट मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहता है, न्यूनतम ऊर्जा में रहता है, मिनिमम एनर्जी में रहता है। बट ये 1 इलेक्ट्रॉन जब देगा ना, तो देने के बाद कोई ना कोई तो होगा जो इससे लेगा, तो कोई ना कोई होगा जो इससे लेगा, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और जब दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो बस उसी को हम किस नाम से जाना जाता है? केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही शुभम, वो सही हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो सही हो जाएगा। चलो पहले आप सब लोग एक बार कमेंट करके इशारा करके मुझे बताओ, रासायनिक बंध समझ में आए कि रासायनिक बंध आदमी बनाता क्यों है? अरे हम भी क्यों बनाते हैं? अपनी जीवन को स्टेबल करने के लिए बनाते हैं। सेम तरीके से तत्व भी क्यों बनाते हैं? अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए बनाते हैं। बच्चों अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, डेफिनेशन क्या? कॉपी में जो तुम्हें लिखनी है, तो कॉपी में ये लिखेगा किसी अणु में परमाणु को 1 या 1 से अधिक आकर्षण बल से जुड़ा होता है। किसी अणु में जो परमाणु है वो 1 या 1 से अधिक आकर्षण बल से जुड़ा होता है, तो जिस आकर्षण बल से जुड़ा होता है बताइए उसी को क्या नाम से जाना जाता है? रासायनिक बंध कहते हैं। मैं भी तो अपनी बीवी से आकर्षण बल में जुड़ा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास और मेरी बीवी के साथ आकर्षण बल जो बना है केमिकल बॉन्डिंग है। तो जिस अणु में परमाणु जिस आकर्षण बल से जुड़े होते हैं उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अरे किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जिस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है वह तत्व अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। इसीलिए प्रत्येक तत्व अधिक स्थायित्व पाने के लिए बंध बनाते हैं। प्रत्येक तत्व अधिक स्थायी पाने के लिए, मोर स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाया क्यों जाता है? स्टेबिलिटी पाने के लिए, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहने के लिए हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आप बताओ केमिकल बॉन्डिंग का जो बेसिक था, डेफिनेशन था कि भाई केमिकल बॉन्डिंग आदमी तत्व बनाते क्यों हैं? तो सीधा सीधा हिसाब किताब बताना कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहने के लिए बनाते हैं। दैट मींस स्टेबिलिटी पाने के लिए बनाते हैं। बनाते कैसे है? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर दो। उसके लिए हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़े, इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, या इलेक्ट्रॉन को साझा करना पड़े, चाहे जैसे भी कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए। ठीक है, बताइए। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं? बोलो भाई आगे बढ़ू? ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है। ये तो केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक हो गया जो आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद आगे आइए। थैंक यू देवी प्रसाद। क्या? चलो अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड होते कितने तरह के, कैसे कैसे बॉन्ड बना सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला बॉन्ड बताइए कौन सा होता है? सबसे पहला बॉन्ड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ध्यान रखना, जिसको बोला जाता है मजबूत बंध। पहले तो क्या बोला जाता है? मजबूत बंध। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बंध है। और ध्यान रखना दूसरा बताइए कौन सा बॉन्ड होता है? सर दूसरा बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड
सर वीक बॉन्ड को बोला जाता है कमजोर बंध। तो दो तरह के बॉन्ड होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा कमजोर। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, लेकिन फर्दर इनके क्लासिफिकेशन और आगे हैं, है ना बच्चों। ध्यान रखना ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है फिर ये तीन तरह का होता है, यही तीन मेन समझने हैं आपको। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा फिर से तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है जिसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, है ना, आयनिक बॉन्ड। बच्चों दूसरा होता है तुम्हारा जिसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में लिख देना हो भी कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखना जो तीसरा बॉन्ड होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो ध्यान रखना जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात की जाएगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये हमारे आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट होता है। बच्चों आयनिक बंध को ध्यान रखना विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं, और जब भी कभी आप इसको हिंदी में भी लिखेंगे तब भी इसको आयनिक बंध कहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को इसे बोला जाता है सहसंयोजी बंध, ये हमारा कहलाता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और बच्चों ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोला जाता है उपसय संयोजी बंध, उपसय संयोजी बंध। समझ रहे ना बच्चों। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम भी होता है, ध्यान रखना इसी को हम लोग विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। तो चाहे तो आप ये भी नाम लिख सकते हैं, तो ये हमारा विद्युत संयोजी बॉन्ड भी कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ये तीन तरह के बॉन्ड आते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। और बच्चों ध्यान रखना जब वीक बॉन्ड की बात आते हैं तो वीक बॉन्ड में ध्यान रखना सिर्फ दो तरह के बॉन्ड आते हैं। वीक बॉन्ड में सिर्फ दो तरह के बॉन्ड आते हैं। पहले बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला बॉन्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बंध, ये हमारा वीक बॉन्ड है, कमजोर होता है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। उसके बाद आप मुझे बताइए अगला बॉन्ड कौन सा आता है। सर अगला आता है तुम्हारा वांडर वॉल बॉन्ड, वांडर वॉल बंध। तो वांडर वॉल बंध, इसको आप वांडर वॉल को वांडर वाल ही बोलते हैं, वांडर वॉल, वांडर वॉल बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 तरह के बंध होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें 5 में से मेन जो आपको समझना है वो तो ये 3 समझने हैं, आयनिक समझना है, कोवेलेंट समझना है, कोऑर्डिनेट समझना है। बहुत कम मात्रा में हम हाइड्रोजन बॉन्ड समझेंगे, वांडर वॉल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेन ये आपको 4 समझने। ठीक है, अब आगे सुनो बच्चों, इस डेफिनेशन से एक चीज और पूछी जाती है आपसे, इन सभी इन 5 में से सबसे मजबूत कौन सा होता है। तो सबसे मजबूत बोला जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको बताना है हमेशा विद्युत संयोजी बंध, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और सबसे वीकेस्ट पूछा जाए, सबसे कमजोर, तो ध्यान रखना सबसे कमजोर हमारा बंध होता है वांडर वॉल बंध, वीकेस्ट। तो इन 5 में सबसे मजबूत पूछा जाए तो सबसे मजबूत आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट। और मैं ना सीक्वेंस बता देता हूं, जैसे कि आपको क्लियर रहे कि इसका भैया सीक्वेंस क्या है ना, सीक्वेंस बनाना बेहद जरूरी है। अब बड़े ध्यान से सुनो, सबसे अगर मजबूती की बात करेंगे ना तो आयनिक बंध सबसे ज्यादा मजबूत होता है, उससे पीछे होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बीच में रहता है, उससे पीछे होता है तुम्हारा कोवेलेंट, कोवेलेंट, और कोवेलेंट से पीछे मेरे भाई रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से पीछे बताइए कौन रहेगा, तो कहना वांडर वॉल बॉन्ड, वांडर वॉल बॉन्ड। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है, आप इस सीक्वेंस को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इस सीक्वेंस को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ना सर, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, बताइए सबको क्लियर हो गया। तो आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत, उससे कमजोर कोऑर्डिनेट, उससे कमजोर कोवेलेंट, उससे कमजोर हाइड्रोजन, और सबसे कमजोर कोई पूछे तो आप बताइए क्या बताना है, वांडर वॉल बॉन्ड बताना है। तो आप जल्दी से बताओ, यहां तक बातें सबको क्लियर है, आगे मैं पढ़ूं, बताइए एक बार थम्स अप करके बताइए यहां तक क्लियर है। चलो तो बच्चों अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी तो सबसे पहला बताइए बॉन्ड कौन सा बताना है। सर सबसे पहला बॉन्ड बताना है हमें आयनिक बॉन्ड कौन से बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उस बात पर चर्चा करनी है। अब ध्यान से सुनो, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों। आयनिक बंध ध्यान रखना, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। पता है ये कब बनता है,
ये तब बनता है जब एक धातु होता है, दूसरा अधातु होता है, और धातु और अधातु में से एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके सामने लिखा है सोडियम क्लोराइड। मैं डायरेक्ट पहले एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड NaCl का बनना, है ना। देखो जब भी कभी आप किसी दो के बीच बॉन्ड बनाएंगे, है ना, जैसे दो के बीच शादी होती है तो कुंडलियां देखी जाती है ना कि तुम्हारी कुंडली में क्या है, राहु है, केतु है। उसी तरह से जब दो के बीच बॉन्ड बनाते हैं ना तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बताइए जरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सबसे पहले तो बताइए। तो बच्चों मेरे, अगर मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं तो ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8। अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7 होता है। तो आप मुझे बताओ विद्युत संयोजी बंध को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अच्छा, ये इलेक्ट्रोवैलेंट, जैसे कि कोवैलेंट नाम दिया ना, इलेक्ट्रोवैलेंट, ये मैंने बोला। तो बच्चों देखो सोडियम और क्लोरीन, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। अब देखो सोडियम की लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कभी स्ट्रक्चर बनानी होती है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ सोडियम बनाएंगे और एक तरफ मेरे भाई क्लोरीन बनाएंगे। सोडियम की लास्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने देखो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम की लास्ट सेल में। जबकि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 3 ये, 5, 6 और 7, इस तरह से हमने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया। ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक। तो सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो होगा क्या, ये सोडियम ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे दे रहा, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे रहा। अब जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहा, तो क्या ना सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे रहा। तो पता है क्या हो जाएगा, सोडियम जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मेरे दोस्त दे रहा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो फाइनली बताइए क्या बन जाएगा। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मेरे दोस्त, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा धनायन यानी Na+, और बताइए क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऋणायन। ये धनायन और ऋणायन, ये एक धनायन है दूसरा ऋणायन है। बच्चों जैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये बताइए क्या बना लेते हैं, तो कह देना ये आपस में मिलके बताइए क्या बना लेते हैं, NaCl। ये बना लेंगे NaCl, जिसको बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप मेरी बात को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं ना। तो एक धनायन और एक ऋणायन ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया, है ना। अब बच्चों सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? सर आयनिक बॉन्ड उस समय बनेगा जिसके अंतिम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब धातु और अधातु के बीच हमेशा बनेगा। आयनिक बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक हमारे पास मेटल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे, और दूसरा हमारे पास बताइए क्या होना चाहिए, सर दूसरा हमारे पास नॉन मेटल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। बताइए, एक मेटल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और एक नॉन मेटल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, आगे बढ़े। अब बच्चों यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि मेटल्स यानी सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया जिसकी वजह से धनायन बन गया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसकी वजह से क्या बन गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसकी वजह से ऋणायन बन गया। तो प्रश्न यह आता है कि बताइए किसका साइज घट गया किसका साइज बढ़ गया। तो हमेशा एक बात और याद रखिएगा कि जब भी कभी साइज की बात आएगी, साइज, तो साइज हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे धनायन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, धनायन के व्युत्क्रमानुपाती होता है साइज। और बच्चों साइज के बारे में एक बात और याद रखना, साइज हमेशा ऋणायन के समानुपाती होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, साइज धनायन के, सर साइज जो है वो धनायन के व्युत्क्रमानुपाती होगा और ऋणायन के कैसा होगा, समानुपाती। तो जब ऋणायन बनेगा तो साइज बढ़ेगा, तो क्लोरीन ने अपना साइज बढ़ा के
साइज बढ़ा के क्लोराइड आयन बनाया है, साइज बढ़ाते साइज बढ़ गया, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में आते साइज बढ़ गया। और सोडियम ने अपना साइज घटा के धनायन बनाया है, सोडियम ने अपना साइज घटा के धनायन बनाया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं धनायन और ऋणायन की इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, बस 1 मिनट सबर कीजिए, बस 2 मिनट रुक जाइए। तो तीसरे अपना साइज बढ़ाया, तीसरे अपना साइज घटाया, ये क्लियर हो गया ना। धनायन ने अपना साइज घटाया है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऋणायन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, सर ऋणायन ने अपना साइज बढ़ाया, क्योंकि जो भी हमारा साइज होता है वो ऋणायन के समानुपाती है। और वैसे भी देखिए ना बच्चों, धनायन बनने पे सिर्फ 2,8 का मतलब सिर्फ 2 कक्षाएं बचेगी, 3 कक्षाओं से 2 कक्षाएं बचेगी, तो साइज घट जाएगा ना। ठीक है, अरे अब बहुत ध्यान सुना, एक वर्ड आएगा कैटायन, एक आएगा वर्ड कैटायन और एक आएगा एनायन। एनायन जो बोलते हैं वो धनायन को बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि धनायन को इंग्लिश में क्या नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है एनायन, ये हमारा एनायन है। और बच्चों क्लोराइड माइनस Cl माइनस ये क्या है, तो क्या ना इसे बोला जाएगा कैटायन। तो आप 2 वर्ड और चाहो तो कॉपी में लिख लीजिए। कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम में ये वर्ड हिंदी में लिखा मिलता है, कैटायन और एनायन। तो एनायन जो होता है वो धनायन होगा और कैटायन जो होगा वो ऋणायन होगा, कैटायन जो होगा वो ऋणायन होगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से पहले बताइए यहां तक बातें सबको क्लियर है? बोलो जल्दी बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, मैं डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेता हूं। तो इस प्रकार के बॉन्ड धातु और अधातु के बीच बनते हैं, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे धनायन और क्या बनेंगे, ऋणायन बनेंगे, है ना। तो धनायन और ऋणायन बनेंगे। बोलो भाई, बताइए जल्दी से, सब कुछ बात क्लियर है? साउंड नहीं आ रहा, कैसी बात कर रहे हो, साउंड नहीं आ रहा? साउंड तो आ ही रहा है? अब क्या बोल रहा है भाई? मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूं जाके, रुकिए जरा, पूछ लेता हूं साउंड चाहिए कि नहीं, ये सही है? साउंड सही है मेरे भाई? सर सोडियम को कैटायन बोलते हैं, क्या मिस्टेक हो रही क्या? धनायन ऋणायन, धनायन कैटायन, सही तो लिखा है, धनायन कैटायन ये सही तो लिखा है। अच्छा सॉरी यहां मिस्टेक लिख दी, माफ करिए ना दोस्त, वहां सही लिखा है, यहां गलत हो गया, माफ करिए, उल्टा लिख दिया यहां पर, सही कर लीजिए इसको, सही कर लीजिए, ये सही कर लीजिए। जो धनायन है, देखिए धनायन को क्या नाम से जाना जाता है? सर धनायन को बोला जाता है कैटायन, इसको सही कर लीजिए ना। और जो एनायन होता है, सर एनायन को बोला जाता है ऋणायन। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी में लिख दिया। आवाज सही है, साउंड सही है मेरे भाई, साउंड सही है, आप परेशान मत होइए। तो बताओ जरा जल्दी से, बात सबको क्लियर है? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जो धनायन था वो हमारा कैटायन था और ऋणायन हमारा कैसा था, एनायन था। अब सही है, आगे बढ़े। तो बच्चों यहां पर मैंने बेसिक बातें बता दी, अब हमें क्या करना है ना, हमें इसी तरीके के और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाने हैं। अब कैसे और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, समझते रहिए बच्चों। एक एग्जांपल से देखो काम नहीं चलेगा, कई सारे एग्जांपल देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सोचने वाली बात यह है कि MgCl2 कैसे बनेगा, तो हमें फिर से शुरुआत वैसे ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा और मेरे भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। Mg मतलब 12 और बच्चों क्लोरीन मतलब 17। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,8,2 और क्लोरीन का बनाएंगे तो 2,8,7। ऐसा हमने कर लिया।
चलो तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हमें सर सबसे पहले मैग्नीशियम बनाना होगा और फिर बताइए क्या बनाना होगा, मैग्नीशियम के बाद बताइए क्या बनाना होगा, क्लोरीन। मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहना मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के लास्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, लेकिन हमारे पास क्लोरीन देखो 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया, 3 2 5 1 6 ऐसे, या फिर एक काम करो क्लोरीन थोड़ा ऊपर बनाइए, क्योंकि हमें 2 क्लोरीन बनाने ना, तो एक क्लोरीन हमने ऊपर बनाया, एक क्लोरीन हमने नीचे बनाया। ध्यान सुनो, तो बच्चों क्लोरीन में यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन देने, तो 3 4 5 6 7, सेम तरीके से देखिए यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले आप बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने MgCl2 बनाने के लिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, और फिर देखो मैग्नीशियम और क्लोरीन इस तरह से बनाया। बच्चों अब देखो क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम को दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा मेरे दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो अगर मैं पूछूं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, समझना बड़े ध्यान से, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, तो कहना मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा Mg++, जबकि क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो लेकिन 2 क्लोरीन थे, तो 2 क्लोरीन के ऊपर आ गया माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस आया है, लेकिन 2 क्लोरीन थे इसलिए 2Cl-, और जैसे आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो बताइए जोड़ने के बाद जो हमारा नया कंपाउंड बन जाएगा, वो नया कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, MgCl2। ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, जो कि हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्लियर है मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो सोडियम ऑक्साइड बना के दिखाइए। सोडियम ऑक्साइड बताइए क्या होता है, Na2O होता है, यह हमारा सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O। MD सोप्रोतली मैं एक बार देख लूंगा, है ना। चलो बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा, ऑक्सीजन का बनाना होगा। सोडियम 11 मतलब 2,8,1, और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं 8, तो कितना हो जाएगा 2,6, 2,6। अब आप जल्दी से Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाना है, तो बच्चों 1 सोडियम लेना होगा और मेरे दोस्त 2 हमें ऑक्सीजन लेने होंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या है। अच्छा यहां पर 2 नाइट्रोजन है, उल्टा कर दिया, यहां पर क्या होगा सर, यहां पर हमें 2 सोडियम लेने होंगे Na2O, और बताइए ऑक्सीजन 8 लेना होगा। तो बच्चों सोडियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर सोडियम की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 सोडियम है, इस तरह से हमने बना दिया। ऑक्सीजन की संख्या केवल 1 है Na2O, लेकिन ऑक्सीजन के बताइए अंतिम क्रॉस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो रहना अंतिम क्रॉस में सर स्टे सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, तो 4 ये बन गया, 5 और ये 6। ठीक है, तो बताओ क्या होने वाला है, तो ये सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये वाला सोडियम इसे दे दे रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दे रहा। तो बताइए सर सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ऑक्सीजन में 6 थे, तो 8 यहां से मिला, 8 यहां से मिला, उसके पास भी 8 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर सोडियम के ऊपर धनायन आ जाएगा, 2Na+ आ जाएगा, और आप देखो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए उसके ऊपर 2 ऋणायन आ जाएंगे ऐसे। बोलो क्लियर है। और जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, तो यहां से क्लियर है कि जब इसका बॉन्ड बनाया जाएगा मेरे दोस्त, तो बॉन्ड बताइए क्या बन जाएगा सर, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O बन जाएगा, Na2O। समझते रहना चीजों को। मैं पहले बता दूं केमिकल बॉन्डिंग बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाला टॉपिक है। अभी तो हम लोग केवल और केवल उसमें चल रहे हैं। दिक्कत तो तब आती है जब कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं, उसमें नहीं समझ में आता कि कब किसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी। लेकिन पहले आप ये बताइए, ये क्लियर है। अगला वाला क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड ये देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो बताओ जरा कैल्शियम क्लोराइड की सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेना चाहिए।
बच्चों अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम मतलब Ca और क्लोरीन मतलब Cl। कैल्शियम 20 और क्लोरीन मतलब 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा बनाइए, तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2,8,8,2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं पूरा पहले आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए ये चैप्टर पहले पढ़ाए जाते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता। मैंने 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाए आपको, समझ रहे हैं ना। क्लोरीन, बच्चों क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन होता है 2,8,7। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में हमें 8 लेना होगा, कौन सा सर 8 लेना होगा कैल्शियम, और बच्चों 2 लेने होंगे हमें क्लोरीन, 2 लेने होंगे क्लोरीन, ऐसे ले लिया। अब आप जल्दी से बताइए कैल्शियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखिए यहां पर 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन बना दिए, हमने यहां पर 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ऐसे 2 संयोजी कैल्शियम के लिए। और जबकि क्लोरीन, सर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए पहले ऊपर वाले क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर यहां ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे बना दिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में 7 है। तो आप मुझे बताओ जरा यहां से हमारे पास क्या होने वाला है, सर कुछ नहीं होगा, ये 1 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन इसे दिया जाएगा, 1 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन इसे दिया जाएगा। बच्चों जिसकी वजह से पता क्या होने वाला है, सर जिसकी वजह से कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना सर, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि कैल्शियम में 2 धन आयन आ जाएंगे, और आपको पता है कि क्लोरीन 2 हैं तो 2Cl माइनस आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो फाइनली आप बताइए इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगा, तो कह देना इन दोनों को मिलके जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड, यानी CaCl2, CaCl2। इंद्र जी क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन है मेरे भाई, हाँ लेफ्ट में ऊपर है, आप क्वालिटी आवाज बढ़ा सकते हैं। चलो तो आप जल्दी से बताओ, आप सब लोगों को आयनिक कंपाउंड बनाना आ गया, जल्दी बताइए आयनिक कंपाउंड बनाना सबको आ गया ना। कैसे आयनिक कंपाउंड बनाया जाता है, कुछ नहीं होता है, एक धातु होती है दूसरी अधातु होती है, सर दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसकी वजह से धनायन और ऋणायन बन जाते हैं, एक मजबूत बंध बन जाता है, और धनायन और ऋणायन बन जाने के बाद हमारे पास कह सकते हो कि फाइनली एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है चलो, तो बच्चों एग्जाम्पल आई थिंक मैंने काफी सारे दे दिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे देता हूं जिससे कि आप लोग समझ सको कि कैसे धनायन और ऋणायन टूटते हैं। चलो तो बच्चों सबसे पहले देखो कैल्शियम क्लोराइड, मैं आपको यह समझना चाह रहा हूं कि कितने धनायन कितने ऋणायन होंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम नाइट्रेट, बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट होता है CaNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब हो गया Al2O3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इन सब में कहीं ना कहीं धनायन और ऋणायन छुपे हुए हैं। हालांकि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कोवेलेंट भी बनेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट में धनायन और ऋणायन यानी आयनिक बॉन्ड भी बनेगा और अंदर कोवेलेंट भी बनेगा। लेकिन मैं ये समझाने जा रहा हूं कि इधर इस तरह से धनायन और ऋणायन में तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जाएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलो तो कैल्शियम क्लोराइड बताइए कैसे टूटेगा, तो कहना कैल्शियम प्लस प्लस होगा और 2Cl माइनस में टूटेगा। NaCl अगर धनायन और ऋणायन में तोड़ा जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट ये टूटेगा कैल्शियम प्लस प्लस, और बताइए किसमें टूटेगा, ये टूटेगा 2NO3 माइनस, ये टूटेगा तुम्हारा 2NO3 माइनस। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट टूटेगा कॉपर प्लस प्लस एंड SO4 माइनस माइनस।
NaOH मेरे भाई, NaOH में Na प्लस और OH माइनस, Al2O3 बच्चों, Al2O3 टूटेगा 2Al ट्रिपल प्लस और बच्चों 3O माइनस, ऐसे। पोटेशियम क्लोराइड ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस। अमोनियम क्लोराइड ये टूटेगा NH4 प्लस, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, मतलब सॉरी अमोनियम आयन बोलते हैं, और Cl माइनस। मैग्नीशियम प्लस इसमें टूटेगा MgCl2 टूटेगा Mg प्लस प्लस और 2Cl माइनस। ये देखिए, ओके। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे ब्रेक होता है वो भी आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहां पर हमने आयनिक कंपाउंड बनाना समझ लिया, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना समझ लिया। इसके बाद जो सबसे अहम आता है वो आता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और समझ लो, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, इससे कई बार सवाल बन जाता है। जैसे कि आप डेफिनेशन डालिएगा, वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता कुछ नहीं है कि जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देता है या दूसरा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे संयोजकता कहते हैं। वो आयनिक कंपाउंड की संयोजकता होती है। जैसे कि आप लोग को मैं बताऊं, अगर हमें NaCl बनाना है या मान लीजिए हमें कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, हमें कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो बच्चों बनाने में क्या हुआ है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और जबकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ऐसे ही हुआ होगा। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं जबकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कैल्शियम की जो संयोजकता बोली जाएगी, सर कैल्शियम की संयोजकता बोली जाएगी 2, और क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन की संयोजकता बोली जाएगी 1। तो ये जो 2 और 1 है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसी को ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है, संयोजकता के नाम से, ठीक है। अब इसमें होता है क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक तत्व A इसकी संयोजकता 3 है, दूसरा तत्व B जिसकी संयोजकता 2 है, तो बताइए इनके बीच में, ये दोनों वैलेंसी लिखी है मैंने, सर इनके बीच में कंपाउंड कैसा बनेगा। तो कंपाउंड बनाना सीखना है कि भैया इनके बीच में कंपाउंड कैसा बनेगा। तो बच्चों जब भी कभी 2 तत्वों के बीच में आयनिक कंपाउंड बनाना होता है, मैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तो आप आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उन 2 तत्वों को अदल बदल लिख दीजिए, और एक की संयोजकता दूसरे के नीचे, दूसरे की संयोजकता पहले के नीचे। अब देखो A की वैलेंसी 3 है तो A की वैलेंसी B के नीचे, B की वैलेंसी 2 है तो B की वैलेंसी A के नीचे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा A और B से मिलकर बनने वाला कंपाउंड, ये बन जाएगा A और B से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। ध्यान रखिएगा कैसे बना है, चेक कर लीजिए। बट ये जो रूल मैं बता रहा हूं ना, ये रूल सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए सही है बच्चों। ऐसा रूल जो है ना सर, ऐसा रूल हमारा कोवैलेंट के लिए सही नहीं होता, कहीं कहीं सही हो जाता है लेकिन हर बार सही नहीं होता कोवैलेंट के लिए। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, 1 2 नहीं ढेरों एग्जाम्पल है जहां पर कह सकते हो ये रूल आपका गड़बड़ कर जाएगा। ध्यान से सुन लो सब, ठीक है। बताइए बात सबको क्लियर है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने कैल्शियम कार्बाइड का नाम सुना है, CaC2, है ना। आपने एल्यूमिनियम कार्बाइड का नाम सुना है, Al4C3। मैं आपको बता दूं, आपने इन दोनों के नाम सुने होंगे, मैं नाम भी बता देता हूं कि दोनों का नाम क्या है बच्चों। इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। और बच्चों ध्यान रखना इसका नाम क्या है सर, इसको बोला जाता है तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड। और आपको मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों बातें, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये इन दोनों में सही हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 कार्बन नीचे लगा है, और कार्बन की वैलेंसी 4, वो एल्यूमिनियम नीचे लगा है, इसी सही है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2,
मेरे भाई कैल्शियम की वैलेंसी 2 यहां लगा है, सही है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, क्या कार्बन की वैलेंसी 4 यहां लगी है? बोलो बोलो, नहीं लगी ना, नहीं लगी ना। तो बच्चों जरूरी नहीं कि हर बार सही हो, और ये कब सही नहीं होगा तो कहना ये तुम्हारा सही नहीं होगा कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। ये दोनों के दोनों हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है कैल्शियम कार्बाइड, कोई कहना देना नहीं आयनिक बॉन्ड है। जहां जहां कार्बन होगा कभी भी वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जहां जहां कार्बन होगा वो कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन एक अधातु होता है जो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में ये जो रूल है ना वैलेंसी एक दूसरे के नीचे, ये सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा सही होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा सही होगा, है ना। तो बच्चों इसको समझे रहना। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा H से Y है, H की वैलेंसी 3 है, Y की वैलेंसी 4 है, और मैं अगर ये कह दूं कि ये दोनों आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तभी आप कहेंगे कि इनके बीच में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो H4Y3 बनेगा। H4Y3 ये इनके बीच में फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज सिर्फ आयनिक में होती है, नहीं आयनिक में 101% होगा और आयनिक कंपाउंड में होगा। उसके अलावा जो है अगर कोवैलेंट की बात करेंगे तो कोवैलेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बताया ना ये दोनों कोवैलेंट है, एक में हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझे ना इस चीज को। चलो आ जाइए। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि परमाणु के बंध बनाने के दौरान धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या अधातु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। आ जाइए बच्चों, अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, जिसका मतलब क्या है तो कहना इसका मतलब है मेरे दोस्त, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं आयनिक कंपाउंड के गुण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड के गुण, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसी से आपको क्वेश्चन समझना भी है। सबसे पहला पॉइंट सुनिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है गुणों में, आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल पहले मैं समझा दूं। अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से आयनिक कंपाउंड होते तो कहना आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया बढ़िया कंपाउंड मैं आपको बताता हूं। NaCl ये हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, MgCl2 ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, समझे ना। फिर इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है, इसके बाद हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ये भी आयनिक कंपाउंड होता है, ये सब हमारे आयनिक कंपाउंड है। तो बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखना ये कंपाउंड ध्रुवी होते हैं। ध्रुवी का मतलब समझते हैं, जिनमें एक धनायन बनाएगा दूसरा ऋणायन, यानी पोलर होते। पोलर का मतलब होता है कि इनमें चार्ज होगा, क्या होगा? चार्ज होगा, तो अर्थात ये धनायन और ऋणायन बनाते हैं। तो बच्चों जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आप NaCl को ले लो, तो NaCl ना धनायन और ऋणायन बना रहे हैं, और धनायन और ऋणायन बना रहे हैं, इसीलिए आप बोलते हो तो ये आयनिक कंपाउंड हमारे कैसे होते हैं तो कहना आयनिक कंपाउंड हमारे पोलर होते हैं। पोलर अर्थात ध्रुवी, ये हम उन्हीं कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें धनायन और ऋणायन होगा, चार्ज होगा। ठीक है, पहला पॉइंट सबको क्लियर है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। दूसरा यह बॉन्ड बनाने वाले यूनिट ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत के साथ ठोस। अच्छा क्यों भाई ये मजबूत क्यों हुए, ठोस अवस्था में क्यों मिलते हैं? और क्यों ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं? तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि धनायन और ऋणायन मिल रहे हैं, और एक बार नहीं मैंने दसियों बार बताया है कि जहां पर अपोजिट चार्ज मिलते हैं, जहां पर अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो हमेशा वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते रहेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज है, इसीलिए बताइए इनके द्वारा बनने वाला बॉन्ड हमारा कैसा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो 101% ये पदार्थ के अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, लिक्विड और गैस में नहीं, ठोस अवस्था में। ठीक, क्यों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते। बच्चों अगला पॉइंट लिखा है कि इनके यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बहुत बढ़िया बात,
अब आप खुद मुझे बताओ, अगर वो ठोस बन चुके हैं, मजबूत बंद बन चुके हैं, तो 101% उनको तोड़ने के लिए आपको हाई टेम्परेचर देना होगा। हाई टेम्परेचर का मतलब इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते। तो आयनिक कंपाउंड पे ध्यान रखना, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते। कुछ के गलनांक, कुछ के बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो, कुछ इस बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे MgCl2 का याद होना चाहिए मेरे भाई। MgCl2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1412 डिग्री सेंटीग्रेड। NaCl का पूछा गया है, NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, BP की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही तुम्हारे एग्जाम में इस बार पूछा गया था। किसका ज्यादा है किसका कम है, और इन्हीं 4 एग्जाम्पल में पूछा गया था। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ध्यान रखिएगा, होता कितना है सर? मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 1412, NaCl का 1465, और जबकि कैल्शियम क्लोराइड का याद रखना 1935 होता है। कैल्शियम क्लोराइड का बच्चों ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट 1935 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लेके आता है 2850। कैल्शियम ऑक्साइड ध्यान रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है 2885। तो कम से कम इतने बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो बताइए इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट भी उच्च होते हैं, ऐसा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों उच्च होते हैं। लेकिन आपको मैंने जो याद कराया वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट याद कराया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। सर जी NH4Cl कौन सा कंपाउंड होता है? देखो बच्चा, NH4Cl मैंने कहा ना कि कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जिसमें कई तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, कई तरह के बॉन्ड होते हैं। अब लोग जो है शादी करने के बाद भी देखो अपने अफेयर चलाते हैं, लोग शादी कर लेते हैं, एक घरवाली रखते हैं, एक बाहर वाली रखते हैं। वैसे कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जो कंपाउंड जो है ना आयनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं, कोवेलेंट भी बना लेते हैं। हाँ, मेरी बात समझो। और कुछ तो ऐसे होते खतरनाक जो तीनों बना लेते हैं, आयनिक भी, कोवेलेंट भी और कोऑर्डिनेट भी, और उस कंपाउंड में ये NH4Cl आता है। मेरे भाई NH4Cl में 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक भी पाया जाता है, कोवेलेंट भी पाया जाता है और कोऑर्डिनेट भी। इसीलिए मैंने NH4Cl का एग्जाम्पल उसमें सॉल्व करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये तीनों में पाया जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैंने वो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया अभी आपको जो प्योर आयनिक है, ठीक है? तो 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गया। आगे आइए, नेक्स्ट आइए, अगला बच्चों। इसके बाद अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट ये है कि यह यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते, बैड कंडक्टर होते। सॉलिड अवस्था में क्या होगा कि धनायन और ऋणायन नहीं बनेंगे। जैसे कि नमक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये क्या दिखाया सर? मैंने आपके सामने ये नमक का ढेला दिखाया, अरे ये मैंने आपके सामने नमक का ढेला दिखाया। ये नमक का ढेला है, इस तरह से ये नमक है। तो बच्चों अगर ये नमक है तो नमक जब ठोस अवस्था में होगा ना तो उसमें धनायन और ऋणायन नहीं होगा, और जब धनायन ऋणायन नहीं होगा तो विद्युत का कुचालक होगा। तो अगर आप नमक की ठोस अवस्था लेते हैं तो ठोस अवस्था लेने पर ध्यान रखना वो विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर। इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर आप इसको पानी में घोल देंगे, किसमें घोल देंगे? पानी में। तो जैसे ही आप इसको घोल देंगे, पानी में घोल देंगे, तो पानी में घोल देने के बाद क्या होता है? धनायन और ऋणायन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होता है। तो बच्चों ठोस अवस्था में ये बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर इसकी घुलित अवस्था ले लेते हैं, इसकी घुलित अवस्था ले लेते हैं, समझो, तो घुलित अवस्था में जब ये घुल जाता है, गलित अवस्था ले लेते हैं, तो ध्यान रखना गलित अवस्था में ये कैसा बन जाता है? तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है। ये कैसा बन जाएगा? गुड कंडक्टर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घुलनशील अवस्था में धनायन और ऋणायन आ जाते हैं, धनायन और ऋणायन आ जाते हैं। अरे बच्चों जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारा किसमें घुलनशील है, किसमें नहीं? तो ध्यान रखना आयनिक कंपाउंड अकार्बनिक विलायक, जैसे कि पानी में तो घुलनशील होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड वो इनऑर्गेनिक विलायक पानी में घुलनशील हो रहे, लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक हो रहे, जैसे कि पेट्रोल, है ना, जैसे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल,
मिट्टी का तेल, इन सब में बताइए कैसे होंगे, अघुलनशील होंगे, है ना। इसी तरह से एसीटोन में भी अघुलनशील होंगे। एसीटोन भी एक तरह का कार्बनिक विलायक होता है, सॉल्वेंट। तो दो तरह के सॉल्वेंट होंगे, एक इनऑर्डिनेट, एक ऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट वो होगा जिसमें कार्बन नहीं है, ऑर्डिनेट वो होगा जिसमें कार्बन है। तो पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एसीटोन में कार्बन होता है, तो कार्बनिक विलायक में कभी नमक नहीं घुलेगा। लेकिन इनऑर्डिनेट विलायक में, अकार्बनिक विलायक में नमक घुलनशील होता है। आ जाइए बच्चों, यह योडेट, मतलब नमक की बात हो रही है, तो यह योडेट कठोर और भंडुर होता है, काफी ज्यादा कठोर और भंडुर होता है। भंडुर का मतलब क्या होता है, ब्रिटिल, और ब्रिटिल का मतलब ये होता है कि जब उसमें आप चोट लगाओगे, किसी चीज से पीटोगे, तो वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। तो आयनिक योडेट कठोर के साथ साथ भंडुर भी होता है। कठोर के साथ कैसे होता है, भंडुर भी होता है। बताइए, तो हमेशा ध्यान रखना, जो नमक होता है, नमक, समझो बात को, नमक वो किसमें घुल देगा सर, वो पानी में घुलेगा, लेकिन वो पेट्रोल और मिट्टी के तेल में नहीं घुलेगा। और पेट्रोल और मिट्टी के तेल में क्यों नहीं घुलेगा नमक, क्योंकि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो है वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है, कार्बनिक विलायक होता है। ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहां तक, आप मुझसे पूछ लो पहले तो, क्योंकि इसके बाद ना हमारी अगली हेडिंग सहसोजी बंद में जाने वाली है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इन 7 पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो पहले पूछ लीजिए। अभी तक हमारा सिर्फ आयनिक कंपाउंड चला है मेरे दोस्त। आयनिक कंपाउंड में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी कीमत में आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। बताइए, ठीक है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो आयनिक कंपाउंड यहां से क्लियर हो गया। आयनिक कंपाउंड के बारे में जितनी भी मैंने बातें बताई सब क्लियर है। चलो अब अगला वाला बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझने की बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनेगा और बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों, अगर मैं यहां बोलता हूं कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो पहले तो आप ये समझ लो कि कोवैलेंट कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। समझ रहे ध्यान से? तो आपसे कोई पूछे कि कोवैलेंट कंपाउंड कितने तरह का होता है, तो कहना आप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड हमारे कितने तरह के होते हैं सर? कोवैलेंट बॉन्ड हमारे 3 तरह के होते हैं। 3 तरह में बताइए, सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? तो बच्चों, सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा आपका। दूसरा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है सर, उसे बोला जाता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो दिखाया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। और ध्यान रखना, तीसरा जो बॉन्ड होता है वो हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारा कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। प्रश्न यह आएगा कि भाई साहब हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है? सर बुक में बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बीपी है। बच्चा देखो, बहुत सारी चीजें अगर नहीं है या है तो उसे लिख लीजिए, क्या दिक्कत है ना? कई बार क्या होता है कि माइंड में उतनी चीज नहीं रहती, कभी कभी निकल आती है, तो लिख लीजिए। ओके, अब समझो पहले दिक्कत क्या है। दिक्कत कुछ इस तरह से है, जैसे कार्बन है मेरे भाई, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और आप बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4। बच्चों, कार्बन के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। कार्बन के साथ दिक्कत यह है कि कार्बन की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अरे तो कार्बन ये चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन मैं किसी से ले लूं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? अब कार्बन भी क्यों देगा किसी और को? तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ना किसी को देने वाले होते हैं ना किसी से लेने वाले। भाई अगर यहां 7 इलेक्ट्रॉन होता तो एक किसी से ले लेता, अगर यहां 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो समस्या इस बात की आ जाती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। तो फिर यहां उठता है कि हम लोग साझा कर लेते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साझा कर लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेने के बाद जो हमारे बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और भी कंपाउंडों के साथ, और भी तत्वों के साथ ये दिक्कत आती है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2,5, है ना। तो नाइट्रोजन भी सेम यही चीज सोचेगा कि मेरे लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे कोई 3 दे दे, लेकिन 3 संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं जो जल्दी कोई दे रहा नहीं, और नाइट्रोजन 5 किसी को नहीं दे रहा। तो होता क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट सेल में, सर जिसके लास्ट सेल में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो कुछ तत्व तो हमारे ऐसे होते हैं जिसके लास्ट सेल में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो होता क्या है कि ज्यादातर ये किसी को ना देते हैं ना किसी से लेते हैं, ये मोस्टली ना इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बाद जो बंध बनता है सर उसे कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है, ध्यान रखिएगा, उसे क्या नाम से जाना जाता है सर, उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अरे वो अरमान मलिक का नाम सुना है नहीं सुना? उसकी 2 बीवियां हैं और दोनों बीवी की देखिए कितनी बढ़िया साझेदारी है अरमान मलिक के साथ, और दोनों एकदम खुश रहती हैं। तो साझेदारी का मतलब ये होता है कि तुम भी कुछ दो मैं भी कुछ दूं, फिर उसके बाद हम बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं एग्जांपल बताता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या। आगे एग्जांपल लिखे CO2 तो बनना, कौन से एग्जांपल लिखे, CO2, N2, Cl2। चलो काफी सारे एग्जांपल लिखे, लेकिन मैं चलिए यहीं से समझाता हूं। पहले आप मुझे बताओ, यहां तक आप सब लोगों को बात एकदम क्लियर है? फटाफट बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि CO2 ये SOG बंध बनाता है ना। CO2 के साथ HNO3 ये भी हमारा बनाता है एक कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों HNO3 के साथ साथ CH4 हो गया, C2H6 हो गया, SO2 हो गया, समझ रहे हैं बात को? तो ये सब हमारे कौन से बॉन्ड बनाते हैं? तो कहना ये सब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक और लिख लीजिए, अमोनिया, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, N2 ये भी बहुत आता है, O2 ये भी बहुत आता है, ये सब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, है ना। आपको सलाह पूजा घोष, ये सलाह हम लोग बाद में दे रहे, क्योंकि क्लास में मैं थोड़ा नहीं देता हूं ना, पेटेक वाली क्लास में सलाह हम लोग बाद में देंगे, फोन करके देंगे, है क्या ना। ऐसे करेंगे तो फिर टाइम बड़ा चला जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये बॉन्ड बनते कैसे। तो बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल, CO2 का बनना। अब पहले समझो, जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ना इसका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। समझना पड़ेगा ध्यान से। हमें बनाना क्या है सर, हमें बनाना है CO2 मतलब हमारे पास एक कार्बन होना चाहिए। तो बच्चों कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन को बनाना कैसे? तो जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर आएंगे, ध्यान से सुनना सर, जो इलेक्ट्रॉन हमारे आगे की ओर आएंगे, बच्चों ध्यान रखिएगा, वो हमारे पास कह सकते हैं, मतलब जिनका साझा होगा वो आगे रखिए और जिनका साझा नहीं होगा वो पीछे रखिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा दिए, ये देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और बच्चों ऑक्सीजन CO2, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो रहना ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 8 ऑक्सीजन यहां लिख दिया, 8 ऑक्सीजन यहां लिख दिया। तो बच्चों ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से जिसका साझा होना है उसे आगे रख दिया। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 हमने आगे रख दिए, बाकी बताइए 4 हमने कहां कर दिए, तो कहना बाकी हमने 4 हमने पीछे कर दिए इस तरह से। सेम तरीके से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां कर दिया ऐसे आगे, और बाकी ऑक्सीजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमने कहां कर दिए, पीछे। पहले आप देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर, क्या आप सब लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कार्बन के हमने लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। साझा हमेशा बराबर इलेक्ट्रॉन का होगा। तो बच्चों देखो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन,
कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे। सेम तरीके से यहां पर भी ऑक्सीजन पे 2, कार्बन पे 2 आपस में साझा कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल यहां कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहां 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, लेकिन पेयर में पूछा जाए तो 2 पेयर है। तो बताइए जरा, अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां डबल बॉन्ड बनेगा। तो पता है यहां क्या बनेगा? तो कहना यहां ऑक्सीजन और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर भी देखिए कार्बन और फिर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डबल बॉन्ड। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, बस यही स्ट्रक्चर बताइए हम क्या नाम से जाना जाएगा? CO2। ये हमारी स्ट्रक्चर CO2 बनी। ठीक है, जल्दी बताइए CO2 की स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया? अब बच्चों CO2 की स्ट्रक्चर के बाद ना यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बचता है। पहली बात तो यहां साझा हुआ इलेक्ट्रॉन का, कार्बन ने ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन ने भी कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करते हैं तो कार्बन के पास पहले देखो 4 थे, कार्बन के पास ये 4 थे, 2 यहां से साझा हो गया, 4 2 6, 2 यहां से साझा हो गया 8, तो कार्बन के पास 8 हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब बच्चों यहां पर एक टर्म आता है लोन पेयर, सुना है ना? लोन पेयर नहीं समझोगे तो आगे चल के उपसय संयोजी बंध नहीं समझ पाओगे। बच्चों लोन पेयर का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिनका साझा नहीं हुआ। अब देखिए, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? यहां ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिनका साझा नहीं हुआ। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे जिसका साझा नहीं हुआ। तो जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं हुआ है उनका एक पेयर बना दीजिए। तो ये जो पेयर बना है, इस पेयर को बोला जाएगा 1 लोन पेयर। लोन पेयर को LP बोलते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनका भी साझा नहीं हुआ है, तो बताइए इसे भी क्या बोला जाएगा? 1 LP। LP का बताइए मतलब मैंने क्या बताया सर? LP का मतलब होगा लोन पेयर। लोन पेयर। तो जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होता है सर, उन इलेक्ट्रॉनों को बताइए किस नाम से जाना जाता है? लोन पेयर के नाम से जाना जाता है। आशु पटेल रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, टीम को पूछ लीजिए कहां मिलेगा, वो बता देंगे। ठीक है, चलो इधर आइए। नाइट्रोजन, ये N2 बनाना है, तो नाइट्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। 2,5 2,5 हमने यहां एक नाइट्रोजन बनाया, हमने यहां एक नाइट्रोजन बनाया। ध्यान से सुनना, यहां दोनों जगह हमने इस तरह से नाइट्रोजन बना लिया। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। चाहिए कितने? 8। तो भैया हमने क्या किया है कि 3 इलेक्ट्रॉन को आगे युद्ध में उतार दिया। 3 इलेक्ट्रॉन को आगे युद्ध में उतार दिया और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हमने पीछे रखे। सेम तरीके से याले नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन हमने आगे युद्ध में उतार दिए और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हमने पीछे रखे। बहुत कायदे के साथ, समझ रहे? एकदम कायदे के साथ। ओके, तो हो रहा क्या? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हमने आगे युद्ध में उतारे हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन सर, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे। और बच्चों यहां जो साझा हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? तो कहना यहां पर साझा हो रहा है 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसीलिए बताइए 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो आप फटाफट मुझे बताइए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? तो कहना 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब लोन पेयर बताइए कितने बचे थे? तो कहना 8 नाइट्रोजन के पास 8 लोन पेयर। ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये हमारा 8 नाइट्रोजन के पास 8 लोन पेयर बचा, और ये हमारा कह सकते हो 8 नाइट्रोजन के पास 8 लोन पेयर बचा। बहुत क्लियर शब्दों में मैं हर चीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं लबड़ सबड़ नहीं है कुछ भी। ये होता है, वो होता है, फलाना डेरा, कुछ भी बोल के आगे निकल जाए, नहीं, एकदम क्लियर और सटीक शब्दों में बता रहा हूं कि लोन पेयर होता क्या है। तो कहना लोन पेयर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करता, बस उन्हीं इलेक्ट्रॉन का पेयर बना दीजिए। जब उन इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा सर, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर इंपॉर्टेंट होता है, अभी आगे चलते समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस।
जब मैं वाला बॉन्ड बताऊंगा। तो अब तो नाइट्रोजन वाला भी क्लियर हो गया होगा कैसे बनेगा। तो नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चों, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है और साथ साथ यहां लोन पेयर बचते हैं। Cl2 बताइए Cl2 कैसे बनेगा, तो Cl2 बताइए कैसे बनेगा, तो Cl2 मतलब 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या हो जाएगा 2,8,7, 2,8,7। इसके बाद बताओ जरा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि भैया क्लोरीन में Cl2 बनाना है, तो एक क्लोरीन यहां लिखा, एक क्लोरीन यहां लिखा। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे सर, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे जो साझा करेंगे उनको आगे रख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन हमने आगे किया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, तो कहना बाकी 6 इलेक्ट्रॉन सर हमारे पीछे रहेंगे। ये देखिए कितना हो रहा है 5 1 6। सेम तरीके से यहां पर भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे पीछे कर दिया, 3 4 5 6। तो आप मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन हमने पीछे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन आगे किया। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हमारा आगे है ना, वो युद्ध लड़ने के लिए एकदम रेडी है, वो युद्ध लड़ेगा, है ना, यानी साझा करेगा। और साझा बताइए किसका हो रहा है, तो साझा मेरे भाई हो रहा है 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 8 पेयर। बाकी लोन पेयर बचेंगे, तो ये क्या बचा, ये 8 लोन पेयर बचा, ये 1 लोन पेयर बचा, 8 ये लोन पेयर बचा। तो टोटल कितने लोन पेयर बचे, तो कह देना 1 क्लोरीन के पास, सिर्फ 1 क्लोरीन के पास देखो 3 लोन पेयर बच रहे, 1 क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचे। तो आप बताओ अगर यहां पर जो साझा हो रहा है सर, वो 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसका 8 इसका 8, तो क्लोरीन Cl2 बनाते समय Cl सिंगल बॉन्ड हमारा क्या आ जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये तुम्हारी स्ट्रक्चरल किस्टी हो जाएगी Cl2 की हो जाएगी। वैसे आज मुझे ना, जब से ये क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, अरे 10-12 दिनों से सबसे ज्यादा मजा मुझे आज आ रहा है ना। ऐसा इसलिए नहीं कि अच्छा पढ़ा रहा हूं या फिर खराब पढ़ा रहा हूं या फिर ऐसा, इसलिए आज मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं आज आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो आपको सबसे कम समझ में आती है, सबसे कम आपको पल्ले पड़ती है, वो चीज मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसलिए आज की क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। कैसे पता चलेगा कितने बॉन्ड आगे करेंगे, ये तो मैंने बताया ना। यहां देखो, यहां 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहां के 2 यहां के 2, तो 2 डबल बॉन्ड। यहां देखो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहां के 3 यहां के 3, तो ट्रिपल बॉन्ड। समझे ना। चलो आ जाइए, आ जाइए अगला वाला। बच्चों अभी एग्जाम्पल इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे। बताइए O2 का बनना, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन मतलब 8, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो 2,6, 2,6। तो हमने देखिए यहां पर ऑक्सीजन बना दिया, मतलब 8 ऑक्सीजन बना दिया, और उसके बाद बताइए हमने यहां दूसरा ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। तो यहां हमने 2 ऑक्सीजन बना दिए, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। बच्चों आप देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो युद्ध लड़ेंगे उनको हमने आगे कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जो युद्ध लड़ेंगे उनको हमने आगे कर दिया, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमने कहां कर दिया सर, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन हमने कहां कर दिए, पीछे कर दिया, ऐसे ऐसे। तो बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन युद्ध लड़ेंगे उनके लिए हमने कह दिया कि भाई हाँ देखो यहां पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, अरे यहां 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है ना, यही बात तो मैं बोल रहा हूं। यहां पर कितने पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है सर, यहां पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो बताइए O और O के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। O और O के बीच में बताइए कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, लोन पेयर भी अब आपको समझ में तो आ ही रहे होंगे कितने लोन पेयर है, बार बार मैं नहीं बता रहा हूं, वो तो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो CH4 बताइए। CH4 अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना रहा हूं क्योंकि पता है आप लोगों को, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। कार्बन यहां रख दिया और हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, हमने 4 हाइड्रोजन फिट कर दिया। बच्चों आपको पता है कि कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कार्बन के लास्ट सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए? सर कार्बन के लास्ट सेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिट कर दिया। ऐसे बच्चों हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, समझ रहा? तो साझा बताइए कैसे बनेगा? तो कहना अगर मैं साझे की बात करता हूं ना, तो यहां पर देखो 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा, यहां 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा, यहां 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा, यहां 8 पेयर। तो आप मुझे बताइए इससे बॉन्ड कैसा बनेगा? तो कहना हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सब में 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी CH4। सर जी नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर N2 बनाते हैं, उसी तरह कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बनाकर C2 बनाते हैं या नहीं बन पाएगा। C2 आप मुझे बताइए कैसे बनेगा, है ना? C2 बनाने के लिए, है ना, जैसे ये बच्चे ने कहा C2 क्यों नहीं बनता? बच्चों C2 बनाने के लिए यहां पर 4 का इलेक्ट्रॉन का साझा होना चाहिए, है ना, तभी 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, और 4 के इलेक्ट्रॉन का साझा होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड 4 बॉन्ड में होता ही नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ 3 बॉन्ड में होता है, समझे ना बात को? इसलिए C2 की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। अरे अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, अमोनिया में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का 2,5 और हाइड्रोजन का सिर्फ 8, तो 8। अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया में मैंने क्या किया, यहां पर नाइट्रोजन ले लिया, और इसके चारों तरफ बताइए क्या ले लिया? सर इसके चारों तरफ मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ऐसे 3 हाइड्रोजन, या नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला हटा दीजिए, ऐसे। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के लास्ट सेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से ये हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाए, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखाए, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दिए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन में मेरे भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का 8 यहां, हाइड्रोजन का 8 यहां, हाइड्रोजन का 8 यहां। चलो साझा कीजिए। तो बच्चों जब आप इसका साझा करेंगे तो यहां पर 8 साझा हो जाएगा, यहां 8 साझा हो जाएगा, यहां 8 साझा हो जाएगा, नाइट्रोजन में अक्सर पूछा जाता है अमोनिया में, तो अमोनिया में कितने लोन पेयर बचते हैं? तो अमोनिया में ध्यान रखना नाइट्रोजन के ऊपर 8 लोन पेयर बचता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं साझे की बात करता हूं कि साझे में क्या हुआ, तो कहना साझे में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। अगर 8 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो बताइए कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? सर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तीनों के बीच में, तीनों के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। चलो C2H2, मेरे भाई C2H2 बोलते हैं एसिटिलीन को। आप समझो C2H2 कैसे बनेगा। यहां C2H2 है ना, C2H2 का मतलब हो गया कि मेरे पास 2 कार्बन लेने होंगे, और 2 कार्बन लेने होंगे, साथ साथ हमें क्या बनाना होगा? हाइड्रोजन बनाना होगा। हाइड्रोजन बना दिया, 2 कार्बन लेके हमने हाइड्रोजन बना दिया। चलो बच्चों कार्बन में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो हमने क्या किया है कि 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन के साथ दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन पीछे दे दिया। सेम तरीके से ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे भी 3 इलेक्ट्रॉन हमने आगे युद्ध में उतार दिए, और 8 इलेक्ट्रॉन पीछे हाइड्रोजन के साथ युद्ध लड़ेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में मैंने लिख दिए। सर ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होंगे? O2 की बात कर रहा हूं, O2। अरे देखो ना, सिंगल O2TP, देखो क्वेश्चन को समझना, अगर पूरे O2 में पूछा जाए तो 4 बताइए, और O2 के 8 परमाणु में पूछा जाए, ऑक्सीजन के 8 परमाणु में पूछा जाए, तो ऑक्सीजन के 8 परमाणु में 2 लोन पेयर बताइए। लेकिन पूरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में पूछा जाए, O2 में पूछा जाए, तो 4 लोन पेयर बताइए, समझे ना? ये पूछे जाने के आधार पे है। फिर मैंने कहा हाइड्रोजन में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होने वाला है, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन ने 2 तरफ से युद्ध लड़ रहा है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एक तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ। तो एक तरफ यहां देखो 3 पेयर के इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यहां पर 1 पेयर के इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, समझना बड़े ध्यान से। तो होगा क्या कि जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो हाइड्रोजन ना कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड के साथ मिलेगा, लेकिन कार्बन खुद में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा,
कार्बन कार्बन खुद में कैसा बॉन्ड बना ले रहा, तो कहना खुद में हमारा सर ट्रिपल बॉन्ड बना ले रहा। ये स्ट्रक्चर बताइए टेस्टी आ जाती है एसिटिलीन की, ये स्ट्रक्चर एसिटिलीन की। ठीक है, जल्दी बताओ यहां तक स्ट्रक्चर सबको समझ में आई कि नहीं आई? आर्या है ना, कोई भी बताए, क्योंकि इसके बाद ना प्रॉपर्टी आना शुरू हो गई। पहले आप मुझे बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर है? आगे की स्लाइड शुरू करें कि और भी कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत है? अभी देखो सिर्फ मैंने कोवेलेंट बॉन्ड समझाया है, जहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनकर जो है हमारे पास सामने जो है स्ट्रक्चर बनके आती है। अभी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लेके आए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत खतरनाक होता है, पता है? आपके माइंड में आएगा O3 कैसे बन सकता है? O3 के लिए O डबल बॉन्ड O तो कर दिया, बाकी सिंगल बॉन्ड O कहां जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, ना 8 से ज्यादा होना चाहिए ना 8 से कम होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो। तो बच्चों अब आगे वाली हेडिंग में होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बच्चों ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ना, इनमें रिलेशनशिप पूछा जाता है कि इनमें कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। ठीक है, तो कैसे बताया जाएगा? बेंजीन भी बन जाएगा मेरे भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि वो नहीं बन पाएगा। आप उसमें लगा दो, स्ट्रक्चर में लगा दो, बन जाएगा आराम से। जैसे कि मान लो किसी बच्चे का बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन के लिए ऐसे कार्बन लगा दीजिए, पहले तो ऐसे कार्बन लगा दीजिए हर जगह, ऐसे। यहां पर एक डबल बॉन्ड दीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड दीजिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ बनाइए, फिर यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाइए, तो वो कंप्लीट होके बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में समझना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अब सुनो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि तीन तरफ से खींचा जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बात मैंने अभी आपको समझाई। तो बच्चों ये बताओ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को तीन रस्सियों से खींचे हुए, आप ऐसा समझो 3 रस्सियों से खींचे हुए, तो इनमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, इसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी सामर्थ्य की बात करते हैं तो सामर्थ्य के मामले में हमारा ट्रिपल बॉन्ड सबसे आगे होता है, क्योंकि ये 3 रस्सियों से एक दूसरे को खींचा होता है। डबल बॉन्ड उससे कम होता है, और मेरे भाई सिंगल बॉन्ड सबसे कम होता है। अरे क्रियाशीलता में ध्यान रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटकर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। तो रिएक्टिविटी मामले में भी ट्रिपल बॉन्ड बहुत आगे होता है। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखना अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं। यह हमारा कहलाता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को बताइए किस नाम से जाना जाता है, तो कहना सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सैचुरेटेड, क्योंकि ये फिर आगे टूटता नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्डिंग एनर्जी, अब आप खुद मुझे बताओ, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड 3 रस्सियों से एक दूसरे को खींचे, अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 रस्सियों से खींचे हुए, तो बॉन्डिंग एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बॉन्डिंग एनर्जी के मामले में भी ध्यान रखना, हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड, है ना। अरे ये अंतर आणविक स्पेस, मैं आपको पहले बता दूं, अंतर आणविक स्पेस, अंतर आणविक स्पेस का मतलब हो गया कि जिसके पास आकर्षण ज्यादा होगा, सामर्थ्य ज्यादा होगी, वो पास होंगे, तो उनका अंतर आणविक स्पेस यानी मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा मेरे दोस्त, ये दोनों एक दूसरे को बहुत तेज खींच रहे हैं, तो स्पेस कम हो जाएगा ना। तो ट्रिपल बॉन्ड में स्पेस कम होता है, तो स्पेस के मामले में सर सिंगल बॉन्ड में स्पेस सबसे ज्यादा होता है, उससे कम डबल बॉन्ड और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड।
स्पेस ना ट्रिपल बॉन्ड में मजबूती है, 3 तरह से रस्सी से खींच रहा है तो स्पेस इसमें कम हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड में। बॉन्ड लेंथ, ये बड़ी बात है, बॉन्ड लेंथ बहुत पूछा जाता है बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ सुनिए क्या है। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है बॉन्ड की लंबाई। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 रस्सियों से एक दूसरे को खींच रहा है, यानी बहुत तेजी तेजी दूसरे को खींच रहा है, तो आप बताइए ये एक दूसरे को पास पास ला रहा है और वो भी 3 रस्सियों के द्वारा, तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड में ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ के मामले में ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम होता है, सिंगल बॉन्ड हमारा सबसे ज्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है कि इनमें कंपैरिजन पूछ लेता है, और कंपैरिजन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल के सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो बात, इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जरा देखिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी तो देखिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो भी हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ है ना, वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ मेरे दोस्त बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ हमारा बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लाइन कई बार आती है। और एक क्वेश्चन और आता है, सुनो ध्यान से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 3 तरह की बॉन्ड लेंथ बता रहा हूं, मैंने आपको 3 तरह की बॉन्ड लेंथ बताई। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पहली बॉन्ड लेंथ है 1.23 एंगस्ट्रॉन, दूसरी बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉन, अब तीसरी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.15 एंगस्ट्रॉन। ये 3 तरह की बॉन्ड लेंथ बताई। तो बताइए ये 3 तरह की बॉन्ड लेंथ आप किसमें दोगे? मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, किसको दिया जाएगा? तो कहना बच्चों जो ट्रिपल बॉन्ड होगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो ध्यान रखिएगा इनमें से सबसे कम ये है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाली बनेगी। फिर सबसे ज्यादा वाली ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाली बनेगी, और ये बीच वाली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाली बनेगी। तो कई बार क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देकर कह देता है बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार जल्दी से बता दो ये वाली स्लाइड सबको समझ में आ गई? ये वाली स्लाइड सबको समझ में आ रही है ना? चलो नेक्स्ट आइए बच्चों। नेक्स्ट में आपको हेडिंग डालनी है जिसका नाम है संयोजकता। क्या नाम से डालनी है? संयोजकता के नाम से डालनी है। तो संयोजकता क्या होती है? देखो संयोजकता की 3 तरह की डेफिनेशन हो रही, एक जब आयनिक कंपाउंड में बताई गई, दूसरी जब हम कोवैलेंट में बता रहे हैं। तो कोवैलेंट में संयोजकता की परिभाषा होती है कि सहसंयोजक बंध बनाने वाले तत्वों द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा किया जाता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे कि मैंने नाइट्रोजन वाली एग्जांपल बताया है ना, नाइट्रोजन वाली बताया। तो बच्चों नाइट्रोजन जब N2 मैंने बताया था कि N2 कैसे बनता है, तो याद करो N2 बनाने के लिए मैंने कहा था कि 2 नाइट्रोजन ऐसे लेते, और इसके बाद यहां पर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिट करते हैं, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे। तो साझा ना कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? तो कहना साझा तो सर सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो जितने पेयर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं बच्चों, है जितने पेयर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, बस उसी को हम लोग उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन के 3 पेयर इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी बताई जाएगी वो कितनी बताई जाएगी? सर 3 वैलेंसी बताई जाएगी नाइट्रोजन की। लेकिन यहां पेयर इलेक्ट्रॉन से मतलब है कितने पेयर इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? पहला डेफिनेशन होती है कि सहसंयोजक बंध बनाने वाले तत्वों द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया जाता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया जाता है उसे उस तत्व की बताइए क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा मुझे एक बार बता दो, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लगा था मैं आज ये खत्म कर दूंगा,
है ना। स्लाइड अभी बहुत है, जैसे कि सहसंयोजी यूनिट गुण आपको समझने हैं, फिर उसके बाद जो है सबसे मेन उपसहसंयोजी बंध समझना, O3 SO2 ये सब कैसे बनते हैं ये सब समझना है ना। फिर गुण समझने हैं। तो मतलब ये है कि अभी 1 घंटे का मैटर पूरा का पूरा बचा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। और 15-20 मिनट में अगर मैंने खत्म किया ना तो ये फिर लपेट जाएगा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि लपेट जाऊं, ठीक है। तो आप ये बताओ क्या हम लोग आज वाली क्लास को, क्योंकि अभी पहला लेक्चर फिनिश नहीं हुआ है किताब के अनुसार, हमारी जो किताब चलती है ना उस किताब के अनुसार पहला लेक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ, 8 लेक्चर पूरा यहीं तक था। तो इसको हम कल कंटिन्यू करें कि अभी आपको और भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि 1 घंटे का पूरा मैटर बचा है। अगर ये मैटर जो है ना आधा घंटे का होता तो मैं अभी कर देता कंप्लीट, और पता है नहीं तो लपेट जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा को वाला कंपाउंड में, ठीक है। तो कल कर ले इसको, ओके। तो बच्चों अभी तक जितना भी आपका हुआ है ये सारा ना पढ़ने के बाद मुझे रिटन जरूर कर देना, क्लास कैसी लगी, है ना। कल कर लेंगे, लेकिन आप कल इसको लिख के लाइएगा, पूरा पढ़ के आइएगा क्या हुआ क्या नहीं, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।